तो बच्चों, आज हम लोग सेमी कंडक्टर का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो, सेमी कंडक्टर लेक्चर 9। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन। ठीक है, तो पीएन जंक्शन का डायनेमिक रेजिस्टेंस देखना है। तो ये सब लिखा हुआ है, पर आपको थोड़ा सा दिक्कत कर रहा होगा इसको समझने के लिए। पहले आप समझो, मैं आपको एक ओपन पेज पर आ जाता हूँ। रेजिस्टेंस ऑफ ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस पहले समझो। ठीक है, तो ओमिक कंडक्टर में सब लोगों को पता है कि जैसे ये कंडक्टर होता था, हम यहाँ पर वोल्टेज लगाते थे, यहाँ पे एक एमीटर भी लगा दिया, इसको वेरिएबल किया। तो जब हम करंट और वोल्टेज में ग्राफ खींचते थे, इधर करंट लेते थे, इधर वोल्टेज को चेंज करते थे, तो आप लोगों को पता होगा जो ग्राफ आता था वो एक स्ट्रेट लाइन आता था। ठीक है, जबकि सेमी कंडक्टर में ऐसा नहीं आता है। आप लोगों ने वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। और ओमिक कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस निकालते थे, तो यहाँ पर एसी रेजिस्टेंस और डीसी रेजिस्टेंस दोनों सेम आते थे। कहने का मतलब जो सोर्स आप ले रहे हैं, चाहे आप यहाँ पर एसी सोर्स लगाइए तब भी रेजिस्टेंस वही आता है, और चाहे आप यहाँ पर डीसी सोर्स लगाओ तब भी रेजिस्टेंस वही आता है। क्यों? इस ग्राफ से जो रेजिस्टेंस होगा किसी पॉइंट पर, जैसे ये होगा, इस ए वाले पॉइंट पर रेजिस्टेंस देखें, तो इस पॉइंट का यहाँ पर वोल्टेज होगा वी, और इस पॉइंट पर यहाँ पे करंट होगा इसमें आई। और जो रेजिस्टेंस होगा, देखिए ओम्स लॉ से वी इक्वल टू क्या होता है बताइए, आई आर। तो आर इक्वल टू हो जाता है वी अपॉन आई। तो ध्यान से देखिए, ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी बताइए, आई होगी, और ये जो लेंथ होगी क्या होगी, वी होगी। तो इसका टेन थीटा आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पर जो टेन थीटा आ जाएगा, ये कितना आएगा बताइए, आई अपॉन वी। जबकि जो रेजिस्टेंस है बताइए वो कितना है, वो है वी अपॉन आई। और अगर आप यहाँ पे लिखते हैं वी अपॉन आई, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन आई अपॉन वी बराबर, ये हो जाता है 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस हो गया वो 1 अपॉन टेन थीटा के बराबर आ गया। और क्योंकि हर पॉइंट पे जो स्लोप होगा सेम होगा, क्योंकि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए हम ये कहते हैं ओमिक कंडक्टर्स में जो रेजिस्टेंस होता है वो सभी वोल्टेज पर सेम होता है। पॉइंट को ज़रा पकड़िए, ओमिक कंडक्टर में हर वोल्टेज पर रेजिस्टेंस सेम रहता है। हाँ, हम यहाँ पर टेम्परेचर को क्या मानते थे बताइए, कांस्टेंट मान लेते थे। ठीक है, टेम्परेचर को क्या मान लेते थे, कांस्टेंट। अब आप डायोड के लिए बात करिए, डायोड के लिए बात करो, तो डायोड में जो ग्राफ आता है देखिए वही आता है, ये ग्राफ आता है। ठीक है, तो इधर हम करंट लेते थे और इधर लेते थे वोल्टेज। ठीक, यही तो आता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस अलग होगा। क्यों? अब आपको क्लियर, रेजिस्टेंस जो होता है प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेन थीटा होता है। तो अलग अलग पॉइंट का स्लोप अलग अलग है। क्यों? यहाँ का स्लोप आएगा देखिए ये, तो इस पॉइंट का स्लोप आएगा अलग, देखिए ये आएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ का स्लोप अलग और यहाँ का स्लोप अलग। इसको थीटा 1 कह दिया, इसको थीटा 2 कह दिया। ठीक है, तो बताइए जो ए पॉइंट है और ये हमने बी पॉइंट ले लिया। ओके, तो बताइए रेजिस्टेंस ए पॉइंट पे लिखेंगे तो वो आ जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा 1। अगर रेजिस्टेंस बी पॉइंट पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा 2। तो अलग अलग पॉइंट पर रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। तो अब फर्दर हम यहाँ पर एक एसी रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं और एक डीसी रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं। तो जो डीसी रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं वो तो यही है, ये क्या है, डीसी रेजिस्टेंस है। डीसी रेजिस्टेंस में क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर हमको डिफाइन करना है उसी पॉइंट का क्या ले लेते हैं, करंट ले लेते हैं, और उसी पॉइंट का क्या ले लेते हैं, वोल्टेज ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ये तो ग्राफ अब तक आप लोगों को रट गया होगा, इधर करंट इधर वोल्टेज। जैसे ए वाले पॉइंट पर मुझको डीसी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इस ए वाले पॉइंट पर मुझको डीसी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर देंगे बताइए, एक टेंजेंट, और इसका जो थीटा आएगा तो यहाँ पे ये आएगा आपका वोल्टेज और ये आएगा यहाँ पे करंट। तो ए पॉइंट पर आर डी सी बोलेंगे इसको। ठीक है, क्या बोलेंगे, आर डी सी। तो जो डीसी रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा, और ये बराबर किसका आ गया, ये आ गया बताइए
1 अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा होगा दिस अपॉन दिस, तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा आई, ये हो जाएगा आई अपॉन वी, इसी पॉइंट का, ठीक है। लेकिन जब हम AC रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं डायोड के लिए, जब अगर ओमिक कंडक्टर में तो AC रेजिस्टेंस और DC रेजिस्टेंस दोनों सेम थे, पर अगर हम डायोड के लिए AC रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं उसको हम डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अगर इधर करंट है इधर वोल्टेज है तो हम कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। देखो ये देखिए, ये इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि मान लो A पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, तो A पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर, इसके सराउंडिंग में एक इस पॉइंट पर और एक हल्का सा वोल्टेज इंक्रीज करके, तो हल्का सा वोल्टेज बढ़ा दिया तो ये हो गया आपका डेल्टा बी, तो वोल्टेज बढ़ा दिया तो करंट भी थोड़ा सा बढ़ गया, तो ये हो गया यहाँ से आता डेल्टा आई। तो इसका स्लोप ले लेते हैं, ये स्लोप, तो ये जब स्लोप देखोगे तो बताइए क्या होगा, ये तो हो जाएगा डेल्टा आई और ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा डेल्टा वी। तो अगर हम इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं, देखिए तो ये यहाँ पे जो थीटा होगा ये, ठीक, ये थीटा, तो बताइए ये जो टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा बताइए क्या लिखा जाएगा, टेन थीटा लिखा जाएगा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी, और जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना था बताइए, 1 अपॉन टेन थीटा। तो बताइए रेजिस्टेंस कितना लिखा जाएगा बच्चों, 1 अपॉन टेन थीटा करोगे तो ये आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। तो ये आपका RAC होता है, या इसी को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड कहते हैं। तो कई बार दोनों रेजिस्टेंस पूछे जाते हैं, आपका AC रेजिस्टेंस भी पूछा जाता है और DC रेजिस्टेंस भी पूछा जाता है, ठीक है, बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए अब देखिए यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है, ये सब हमने लिखा हुआ है, ये आप इसको आपके अच्छे से नोट्स बन जाए इसलिए लिख दिया ये, देखो देखिए। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ PN जंक्शन आपको क्लियर हो गया कि जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है और अगर किसी भी पॉइंट पर आपको रेजिस्टेंस चाहिए, इस पॉइंट पर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एक पॉइंट तो ये ले लेंगे और एक हल्का सा वोल्टेज बढ़ा के ले लेंगे, तो वहाँ पे वोल्टेज कितना हो गया बच्चों, V प्लस डेल्टा भी हो गया, ठीक है। तो अगर हल्का सा वोल्टेज बढ़ाया तो हल्का सा करंट भी बढ़ गया, वही डायोड लिया, ये डायोड, ठीक है, इसके अक्रॉस वेरिएबल लिया है ये वोल्टेज, तो वोल्टेज बढ़ाया तो इसमें करंट भी बढ़ गया। तो अगर यहाँ पर आपको AC रेजिस्टेंस चाहिए तो वो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन टेन थीटा, तो 1 अपॉन स्लोप ऑफ VI कर्व, ये आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, स्लोप ऑफ VI कर्व या IV कर्व बात है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना करंट हमेशा वर्टिकल एक्सेस में लेते हैं और वोल्टेज हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर लेते हैं। तो DC AC रेजिस्टेंस क्या होते हैं ये आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें ज़रा एक न्यूमेरिकल कर लो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है ये, द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डायोड इज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ फॉरवर्ड टू रिवर्स बायस रेजिस्टेंस। अच्छा, जैसे हमने फॉरवर्ड रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया है वैसे ही रिवर्स बायस का स्लोप लेंगे, ठीक है, वो भी अभी क्लियर कर देंगे अभी आपको। अब जैसे पहले हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, जब कुछ ना दिया हो तो हमको हमेशा AC रेजिस्टेंस ही फाइंड आउट करना होता है, या हमेशा हम डायनेमिक रेजिस्टेंस की ही बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पर इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और जो वैल्यू दी है इसी पे फाइंड आउट करना है, भले ही लिखा नहीं पर इसका मतलब यही है, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चन तैयार किया है तो ये बात मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मुझे इस पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है, इस पॉइंट पर A पॉइंट पर। तो हमने इसके नेबरहुड में ये ले लिया, ये इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे, तो जो स्लोप आ जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक जो आएगा ये कितना आएगा बताइए, ये हो जाएगा डेल्टा आई, और ये बताइए कितना होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा डेल्टा वी, ये हो जाएगा डेल्टा वी, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस होगा आपको पता होता है 1 अपॉन टेन थीटा, तो जो रेजिस्टेंस डायनेमिक हो गया 1 अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस अपॉन दिस, हो जाएगा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी, और ये हो गया डेल्टा वी ऊपर पहुंच जाएगा, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, क्लियर हो गया। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, यहीं से इधर फाइंड आउट कर देते हैं। अब डेल्टा वी चेंज इन वोल्टेज, देखो ये वोल्ट में दिया है तो 0.8 में से 0.7 घटाओगे डिवाइडेड बाई डेल्टा आई 20 में से 10 घटाओगे, और ध्यान रखना ये मिली एम्पेयर में, तो ये हो जाएगा 10⁻³
और ये मेरे और आपके हिसाब से जो आ गया वो कितना आ गया ज़रा बताइए। ये आ जाएगा R इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻³ ये हो गया 100/10। चेक करो क्योंकि 10⁻³ ऊपर जाएगा, 0.1 था तो ये आ जाएगा 10 ओम। तो जो रेजिस्टेंस आ गया फॉरवर्ड वाला वो 10 ओम आ गया। अच्छा, जो रिवर्स बायस में होता है वो आपको समझा दें अलग से। रिवर्स बायस में रिवर्स बायस रेजिस्टेंस, इसको समझा देते हैं अलग से। देखिए रिवर्स बायस में क्या है बच्चों, रिवर्स बायस में क्या है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लगभग कांस्टेंट होता है। क्यों होता है कांस्टेंट? क्यों? देखिए यहाँ पे ग्राफ ही आता था और इसके बाद ये ब्रेकडाउन वोल्टेज आ जाता था। तो इस ग्राफ का स्लोप लगभग कांस्टेंट होता है, ठीक है, लगभग कांस्टेंट होता है। तो ध्यान रखना कि रिवर्स बायस में जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरिएबल नहीं होता है, वो लगभग कांस्टेंट रहता है। क्यों? ये ग्राफ लगभग स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये भी एक खास पॉइंट है कि जो आर रिवर्स बायस वो नियरली कांस्टेंट रहता है, ठीक है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो अब ज़रा इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपको आर फॉरवर्ड तो पता लग गया कितना है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आपको क्लियर है 10 ओम। ये मैं लिख देता हूँ, जगह हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो आर फॉरवर्ड कितना गया 10 ओम आ गया। अब देखिए रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो वही आएगा, R इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। अब देखिए यहाँ पर जो चेंज इन वोल्टेज है अब इसी पॉइंट पर निकाल लीजिए, क्योंकि रिवर्स बायस में जब वेरिएशन नहीं है तो जो DC रेजिस्टेंस होगा वही AC होगा। तो देखिए DC वोल्टेज कितना है यहाँ पे 10 वोल्ट, तो यहाँ पर 10 लिख दीजिए। और जो करंट है वो इस पॉइंट पर 1 माइक्रो एम्पीयर है, तो 1 इंटू 10⁻⁻⁶ तो ये आ जाता है 1 इंटू 10⁻7 ओम, ठीक। तो ये हो गया आर रिवर्स बायस। तो देखिए जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस था वो आया आपका 10 ओम और जो रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस आया वो आया 1 इंटू 10⁻7 ओम। और हमसे पूछा क्या था बताइए, द VI करेक्टरिस्टिक ऑफ ए डायोड इज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ फॉरवर्ड टू रिवर्स बायस रेजिस्टेंस। तो बताइए फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का रेशियो क्या आ जाएगा बताइए, RF अपॉन R रिवर्स बायस इक्वल टू फॉरवर्ड कितना था 10, फॉरवर्ड ठीक है 10 था और ये कितना बताइए 10⁻7। तो ये रेशियो आ जाता है 1/10⁶, ये रेशियो आ जाता है। क्लियर है, एकदम आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो बाद बाकी क्वेश्चंस हम न्यूमेरिकल से मोर देखेंगे, बाद बाकी कंसेप्ट के लिए इतना ही सफिशिएंट। ओके, अब आता है इसका ब्रेक डाउन मैकेनिज्म ऑफ ए PN जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस। देखिए फॉरवर्ड बायस में तो कोई ब्रेक डाउन है ही नहीं फिलहाल जो पढ़ना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई भी वोल्टेज लगा दोगे तो फॉरवर्ड बायस में भी डायोड सेंड करता जाएगा, ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर करंट होता है, मैंने आपको बताया भी था कि I0 करंट यहाँ भी दिया रहता है और I0 करंट के लिए मान लो वोल्टेज है V0, तो V0 से ज़्यादा का रेजिस्टेंस अगर आपने डायोड से फॉरवर्ड बायस में भी फ्लो करा दिया तो डायोड जल जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, लेकिन जो रिवर्स बायस का जो ब्रेकडाउन है वो बड़ा फेमस है, उस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो इस पॉइंट पर जाके क्या हो रहा है, जैसे जैसे एक डायोड ये आपने लिया, आप इसको रिवर्स बायस कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे इसको नेगेटिव से जोड़ रहे हैं और आपने वोल्टेज को क्या रखा, वेरिएबल रखा, इसको आपने वेरिएबल कर दिया, ठीक। तो जैसे जैसे आप इसको बढ़ाएंगे तो तब तक तो ये क्या रहता है बताइए, करंट कांस्टेंट बना रहता है क्योंकि करंट को फ्लो नहीं होने देता है। पर एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जिसको V ब्रेकडाउन कहते हैं या इसको कुछ किताब में VZ भी लिखते हैं, एकदम से सडनली करंट फ्लो कर जाता है और हम ये कहते हैं कि दिस इज ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ द जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस्ड मोड, ठीक है। अब इसकी दो मैकेनिज्म होती है बच्चों, मैं आपको बता दूं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हेन V इंक्रीजेस टू ए पर्टिकुलर वैल्यू VZ,
वी जेड हम इसी को कह रहे हैं, ठीक है, वी जेड इसी को कह रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो व्हेन वी इंक्रीजेस टू ए पर्टिकुलर वैल्यू वी जेड कोवेलेंट बॉन्ड्स अब देखो ये होता कैसे है, इसकी कहानी इसमें लिखी है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, कोवेलेंट बॉन्ड्स नियर द जंक्शन स्टार्ट ब्रेकिंग ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन रीजन and suddenly large number of electrons hole pair are generated and this suddenly increases the current in the circuit. This phenomena is called breakdown of p-n junction and Vz is called breakdown voltage. देखिए इसमें ये है कि जैसे ये आपका ये हमने आपको पढ़ाया था, ये ठीक है, यहाँ पे डिप्लीशन रीजन आ गई, ठीक है। अब आप इसको बढ़ाते जा रहे हैं, ये पी टाइप है, इधर एन टाइप है, इधर मैंने रिवर्स वाइज के लिए इसको छोटा किया, बड़ा किया, ठीक है, इसका वेरिएबल ले रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, पी टाइप का मतलब होल, एन टाइप का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि जो इंटरनल फील्ड होगा वो भी एन से पी की तरफ होता है, दोनों ही फील्ड यहाँ पे जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ई इंटरनल प्लस ई एक्सटर्नल ये फील्ड आ जाता है। अब क्या है कि यहाँ पे जैसे कोई भी, अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ध्यान से रखना, अब ये कोवेलेंट बॉन्ड ये टूटना स्टार्ट करते हैं। अब इस टूटने के दो मेथड होते हैं। पहले तो ये जान लो कि कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड दो तरीके से टूटते हैं, वो आगे का मुद्दा है, पर फिलहाल कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये इस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, क्योंकि आपको पता होगा एटम के अंदर पोलराइजेशन होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स पर अपोजिट डायरेक्शन में ज़बरदस्त फोर्स लगाता है और जो पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर फोर्स अपने डायरेक्शन में लगाता है। तो क्या होगा, जो एटम्स होंगे उनका डिस्टॉर्शन होगा और एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे जाके ये क्या हो जाएगा, इसका ब्रेकेज हो जाएगा, ठीक है, ब्रेक, ये बॉन्ड टूटने लगेगा। और जैसे ही बॉन्ड टूटेंगे तो बताइए क्या होगा, बहुत बड़ी संख्या में हमको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे और जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो तुरंत इसमें कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और इसी को कहते हैं ब्रेकडाउन। तो हुआ क्या बच्चों, एक्चुअली कि जैसे जैसे आप इस डायोड के अक्रॉस रिवर्स बायस में वोल्टेज को बढ़ाते गए तो एक लिमिट तक तो ये झेलता गया, लेकिन जैसे ही ये वी जेड हुआ, मतलब अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू कितनी हुई, वी जेड हुई, तो उस समय इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया, जो एटम इसके अंदर है उन बॉन्ड्स को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। और जैसे ही ये एटम्स के कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटने लगते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड और एक ज़बरदस्त करंट फ्लो होने लगती है और एकदम से सडनली करंट फ्लो हो जाती है। इसकी यही प्रॉपर्टी जीनर डायोड में यूज होती है, यही वाली प्रॉपर्टी आपको समझाएंगे, आगे आएगा जीनर डायोड, ठीक है। तो मैंने यहाँ सब लिख दिया है, व्हेन वी इंक्रीजेस टू ए पर्टिकुलर वैल्यू वी जेड कोवेलेंट बॉन्ड नियर द जंक्शन स्टार्ट ब्रेकिंग ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन रीजन and suddenly large number of electron hole pair are generated and this suddenly increases the current in the circuit. This phenomena is called breakdown of p-n junction and Vz is called breakdown voltage of the Zener और Zener voltage। इसको Zener voltage भी कहते हैं, इसलिए इसको हमने किससे डिनोट किया बताइए, Vz से डिनोट किया, ओके, इसलिए हमने इसको Vz से डिनोट किया है, ओके। अब देखिए, ब्रेकडाउन वोल्टेज दो तरीके से एक्सप्लेन होती है अपने सिलेबस में, एवलांच ब्रेकडाउन है एक तो नाम इसका, और एक है जीनर ब्रेकडाउन। इवन यही डिटेल है अपने सिलेबस में, ये तो बहुत ही कम है, इसको तो बस समझना है होता क्या है। तो अब देखिए, नट सेल में बात ये आ जाती है कि ब्रेकडाउन होता है कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से, और कोवेलेंट बॉन्ड दो तरीके से टूट सकता है, एक आता है आपका एवलांच ब्रेकडाउन और एक है जीनर ब्रेकडाउन। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर ये दो तरीके से कैसे टूट रहा है, अभी तो आपने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तोड़ रहा है, तोड़ता इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड में दो तरीके होते हैं, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, एवलांच का मतलब होता है यार भूस्खलन, स्खलन होता है। जैसे एक पत्थर को तोड़ने का तरीका ज़रा सुनना, एक पत्थर को आप बहुत फोर्स लगा के, एकदम ज़्यादा फोर्स लगा के वहीं की वहीं दबा दो। जैसे मान लीजिए आप ऐसे ले लीजिए, जैसे आप कोई खाने की चीज़ खा रहे हैं, जैसे कोई कुरकुरी चीज़ ले लो, ठीक है, उसको जैसे बिस्कुट है, आपने हाथ में लिया मुट्ठी में
और आपका दोस्त कई बार आपसे जो बिस्कुट छीनता है तो आप अपनी मुट्ठी को टाइट करते जाते हो, तो जब मुट्ठी को टाइट करते हो तो आप बताइए वहीं की वहीं क्या वो बिस्कुट टूट जाता है? क्या उसमें कोई साउंड होती है? नहीं होती है। और जब आपका मित्र कहता है मुट्ठी खोल के दिखाओ, तो आप देखते हैं कि बिस्कुट की जगह क्या निकलता है? चूरा निकलता है, मतलब बिस्कुट टूट गया। तो एक तरह से ये वाला प्रोसेस यूज होता है जीनर ब्रेकडाउन में। और एवलांच ब्रेकडाउन में होता है कि उस बिस्कुट को आप एकदम से पत्थर पे दे मारो, पत्थर पे दे मारोगे तो चिथड़ हो जाएंगे, और अगर 2-4 बिस्कुट आसपास और रखे होंगे तो वो भी टूट जाएंगे उनके टुकड़ों से। तो ये डिफरेंस होता है जीनर ब्रेकडाउन में और एवलांच ब्रेकडाउन में। एवलांच ब्रेकडाउन में और जीनर ब्रेकडाउन में डायोड के अंदर टेक्निकली क्या डिफरेंस है, इसको ज़रा यहाँ पे समझ लो। देखो टेक्निकल डिफरेंस समझना ज़रा। ये मैंने काफ़ी बड़ा बना दिया इसलिए, ये पी टाइप और ये एन टाइप, ठीक है। ये वोल्टेज को भी लिया, ये होल्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड को टूटना है, यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर होंगे तो दिखाएं, यहाँ पे होल्स आर मेजर माइनॉरिटी कैरियर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स। अब देखो कोवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत स्ट्रांग हो ही चुकी है। अब देखिए ये अब दो तरीके हैं इस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के, दो तरीके से टूटता है इधर, ऐसे समझ लो। एक तो देखिए क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर वाले जो माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ये अलाउ करता है, ये आपको पता है, इसलिए इसमें जो करंट आती है वो ये करंट आती है, ठीक है। ये जो करंट आती है वो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से आती है, आपको पता है। तो ये जो इंटरनल फील्ड होता है, डिप्लीशन रीजन के अंदर का जो फील्ड होता है, ये माइनॉरिटी कैरियर्स को अलाउ करता है। और ये माइनॉरिटी कैरियर जब इसके अंदर जाते हैं तो उसमें भी सुनना, एवलांच ब्रेकडाउन जो होता है ये तब होता है, आपको मैं बता दूं, देखो मैंने आगे लिखा है, ये थोड़ा सा आपको पढ़ देता हूँ। जीनर ब्रेकडाउन इट अकर्स व्हेन सेमी कंडक्टर आर हैविली डोप्ड एंड डिप्लीशन लेयर इज़ वेरी थिन, ठीक है। ये डिफरेंस है, मतलब जीनर ब्रेकडाउन तब होगा जब डायोड आपका हैविली डोप्ड होगा। हैविली डोप्ड से क्या फ़र्क पड़ता है ये समझा देता हूँ भी आपको। एंड डिप्लीशन रीजन इज़ वेरी थिन, और डिप्लीशन रीजन जो होती है वो बहुत ही थिन होती है, ठीक है। और जो एवलांच ब्रेकडाउन होता है, देखिए वो भी हमने लिखा है, आपको समझा देते हैं। एवलांच ब्रेकडाउन ये तब होता है, इट अकर्स व्हेन पी एंड एन साइड ऑफ ए जंक्शन आर मॉडरेटली डोप्ड एंड डिप्लीशन रीजन इज थिक। और जब डिप्लीशन रीजन बहुत पतली नहीं होती है और यहाँ पे डोपिंग कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो उस समय जो ब्रेकडाउन होता है वो क्या कहलाता है? एवलांच ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। अब देखिए फ़र्क क्या पड़ेगा डोपिंग से, यार जितनी ज़्यादा डोपिंग होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा डोपिंग होगी उतनी क्या डिप्लीशन रीजन की थिकनेस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, क्यों? उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आता जाएगा। और जब डोपिंग कमज़ोर होगी तो फिर डिप्लीशन रीजन की थिकनेस क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये आपको समझ में आता है। अब देखिए जीनर ब्रेकडाउन क्या है, अलग अलग ही समझा देते हैं, पहले आपको समझा देते हैं यहाँ पे मोटा मोटा। देखिए कई बार क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही इसको तोड़ देता है, किसको? बॉन्ड को तोड़ देता है। तो ऐसा ब्रेकडाउन क्या कहलाता है? जीनर ब्रेकडाउन कहलाता है। और कई बार क्या होता है कि जब इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होने लगती है, जैसा एवलांच ब्रेकडाउन होता है, तो इलेक्ट्रॉन जब एंटर करता है तो जब थिकनेस ज़्यादा होगी तो बताइए जो इसको क्या होगा? जब थिकनेस इसकी ज़्यादा होगी, जब डी ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस पर फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा बताइए? क्यू ई लगाएगा, और एक्सीलरेशन आएगा क्यू ई बाई एम। और इसको सफिशिएंट अगर डिस्टेंस मिल गया तो जब इससे टकराएगा तो इसके पास एक लार्ज स्पीड हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? लार्ज स्पीड होती है इसके पास इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन के टकराने से पहले जब उसके पास लार्ज स्पीड होती है तो कोलिजन की वजह से जब बॉन्ड टूटता है, तो वह जब एक बॉन्ड टूटता है तो जब कोलिजन से टूटता है तो अदर जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले होंगे उनके पास भी एक स्पीड आ गई, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से टूटे वो अदर कोवेलेंट बॉन्ड से जाके भी कोलिजन करते हैं। तो होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन गया, उसने एक कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक किया या एक एटम के कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक किया, और वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए उन्होंने अदर कोवेलेंट बॉन्ड्स को भी ब्रेक कर दिया। तो एक तरह से एवलांस आ गया, एक तरह से स्खलन हो गया। एक तरह से ऐसे मान लीजिए कि बहुत साउंड करके ज़बरदस्त तरीके से बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा संख्या में कोवेलेंट बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन हो गया। तो ये कहलाता है एवलांच ब्रेकडाउन। और जो जीनर ब्रेकडाउन होता है उसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्टॉर्ट करा के, खींच के, तान के, क्योंकि
इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन के अपोजिट लगाएगा तो उनको ब्रेक कर देता है। तो ये कहलाता है आपका जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, तो अब देखिए कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, ज़रा समझ में आ जाएगा। देखिए जीनर ब्रेकडाउन इट अकर्स व्हेन सेमी कंडक्टर्स आर हैवीली डोप्ड एंड डिप्लीशन लेयर इज़ वेरी थिन। ये आपको याद होना चाहिए कि जीनर ब्रेकडाउन तब होगा जब सेमी कंडक्टर हैवीली डोप्ड होगा। हैवीली डोप्ड होगा तो थिकनेस बहुत कम होगी, थिकनेस बहुत कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए होंगे माइनॉरिटी कैरियर, उनको इतना स्पेस नहीं मिलेगा, इतना डिस्टेंस नहीं मिलेगा जिससे वो हाई स्पीड गेन कर पाएँ। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है एंड दिस ब्रेकडाउन इज कॉल्ड जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, ठीक है, ये आपको एकदम क्लियर, एकदम आसान है। और जब एवलांस ब्रेकडाउन की बात करते हैं तो ठीक है, एवलांस ब्रेकडाउन की, तो जब इसकी डोपिंग कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, डोपिंग कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक है, डोपिंग कंसंट्रेशन कम होती है तो ये काफ़ी क्या होता है बताइए, ज़्यादा होता है। तो अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो अब जब ये यहाँ पहुँचेगा तो डी लार्ज होने की वजह से, डी लार्ज होने की वजह से जब इस डिप्लीशन रीजन के अंदर ये माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन आ जाता है या मूव करता है तो डी ज़्यादा होने से क्या होता है बच्चों, इसके पास एक लार्ज स्पीड आ जाती है या ये कहिए कि हाई काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। और अब ये इलेक्ट्रॉन उस कोवेलेंट बॉन्ड से हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ कोलाइड करेगा और जब हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ कोलाइड करेगा तो बताइए बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन निकले तो कोलिजन के बाद उनके पास भी एक लार्ज स्पीड होती है, वो अदर एटम से जाके टकराते हैं और इस तरह से एक एवलांस आ जाता है, एक स्केलन आ जाता है, हिंदी में इसको कहते हैं। और इस तरह से डायोड का क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। तो फाइनली आपको कंक्लूजन ये निकालना चाहिए कि डायोड का जो ब्रेकडाउन होता है वो दो मैकेनिज्म से होता है। ठीक है, एक मैकेनिज्म होती है आपकी जीनर ब्रेकडाउन और एक होती है एवलांस ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन उन ऐसे डायोड में होता है जहाँ पर डोपिंग कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, डोपिंग कंसंट्रेशन की वजह से डिप्लीशन रीजन बहुत पतला होता है और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब डी कम होगा तो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए जब डी कम होगा वोल्टेज वही है, डी कम होने से ई बहुत ज़्यादा होता है फॉर स्मॉल डी। ठीक है, स्मॉल डी ई इज़ वेरी हाई, ई जो कोक होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जब भाई डी छोटा होगा तो बताइए क्या होगा, ई बहुत ज़्यादा नहीं हो गया, तो ई बहुत ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे केस में कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। और एवलांस ब्रेकडाउन में क्या होता है, डोपिंग कंसंट्रेशन कम होती है तो डी लार्ज होने की वजह से इन माइनॉरिटी कैरियर को इतना स्पेस मिल जाता है कि क्यू ई अपॉन एम के एक्सीलरेशन से ही वो काफ़ी स्पीड गेन कर लेते हैं क्योंकि डी लार्ज है। और फिर जब वो कोवेलेंट बॉन्ड से टकराते हैं तो एक लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रेडी हो जाते हैं टू ब्रेक द अदर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ओके, और ये कब होता है, जब डोपिंग कंसंट्रेशन लो होता है। ठीक है, या मॉडरेट होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये होता है एवलांस ब्रेकडाउन। बाद बाकी आप लोग इसको लिख लीजिए, हमने लिख दिया है। देखिए जीनर ब्रेकडाउन में लिख दिया है, आपको दो बातें क्लियर होनी चाहिए। एक तो तब होगा जब डोपिंग कंसंट्रेशन हाई होगा, हाई डोपिंग कंसंट्रेशन की वजह से डिप्लीशन रीजन का थिकनेस कम होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक कर देती है। तो देखिए हमने लिखा है व्हेन रिवर्स बायस वोल्टेज इज इंक्रीज्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज एट सम स्टेज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स सो हाई दैट इट ब्रेक्स द कोवेलेंट बॉन्ड्स creating electron hole pairs, thus a large number of carriers are generated. This causes a large current to flow. This mechanism is known as Zener breakdown. Okay? और एवलांस ब्रेकडाउन में क्या होगा कि जब मॉडरेट डोपिंग होगी तो जो डी की वैल्यू होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो जब माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एंट्री ले जाते हैं डिप्लीशन रीजन के अंदर तो डी ज़्यादा होने से वो सफिशेंट काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और जब वो कोवेलेंट बॉन्ड से ब्रेक करते हैं तो उसके चिथड़े उड़ा देते हैं और चिथड़े उड़ाने में समझ लो और भी इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं और वो जो और इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए वो और कोवेलेंट बॉन्ड के चिथड़े उड़ा देते हैं। इस तरह से एक एवलांस आ जाता है और विद इन नो टाइम एक लार्ज करंट फ्लो होने लग जाती है। ओके, एक बात नोट करने वाली है, ध्यान रखना, जो जीनर ब्रेकडाउन है वो हमेशा एवलांस ब्रेकडाउन से पहले आता है और यही प्रॉपर्टी हम इसकी यूज़ कर लेते हैं किसमें, जीनर ब्रेकडाउन में। अभी आप देखोगे,
अभी आप देखोगे, ठीक है। तो ये एक कंसेप्चुअल पॉइंट है कि ये जो ग्राफ आता है वो ऐसा आता है, ठीक है, और ये थोड़ा सा ये, तो ये जो जीनर ब्रेकडाउन होता है वो एवलांस ब्रेकडाउन से पहले ही आ जाता है, ठीक है। तो जीनर ब्रेकडाउन ही यूज होता है किसमें, जीनर डायोड। ये आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बैरियर वोल्टेज किसका ज़्यादा होता है, रिवर्स बायस वोल्टेज किसका ज़्यादा होता है, तो जीनर का कि एवलांस का, तो आंसर होता है जीनर का, ठीक है। तो बच्चों ये हम लोगों ने आज इतना कवर कर लिया। अब इसका जो एप्लीकेशन आएगा जीनर डायोड वो हम अगले लेक्चर में कवर कर देंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स उसी के ऊपर आते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ाई करते रहो।